हेलो, आई एम यशोवर्धन और आज है तारीख 22 मार्च 2025। करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम एक ऐसा मामला देख रहे हैं जो कि दिल्ली का है। दिल्ली के हाई कोर्ट के मामले में हम देखते हैं, वहाँ के एक जज हैं जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा, और ये उस दिन नहीं थे। इनके घर पे एक आग लगी। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर खबर क्या है कि जस्टिस वर्मा के घर पे लगती है आग, राइट, और होली के दिन की बात है। आग लगती है और जब वहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले जाते हैं बचाने, तो पुलिस वाले जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा कैश है, और जब उन कैश की गड्डियों को गिना गया तो 15 करोड़ पाया गया। और ये वीडियो में है, ठीक है, मीडिया में इस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, उससे संबंधित खबरें हैं। अब देखें यहाँ पे, जैसे कि इंडिया टुडे की खबर है, बड़ी मात्रा पे नकदी मिलने की खबरें आई। किसके घर से? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के हैं। और देखते हैं एनडीटीवी इंडिया में क्या है। न्यायमूर्ति वर्मा का स्थानांतरण, मतलब कुछ ना कुछ तो है, तभी उनका यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और देखते हैं अब क्या है इसके अलावा। फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ा फायर डिपार्टमेंट के ऊपर, तो फायर डिपार्टमेंट के जो प्रमुख हैं अतुल गर्ग, वो कहते कोई नकदी नहीं मिली और 15 मिनट में हमने आग बुझा दी। अगर 15 मिनट में आग बुझा दी तो फिर मीडिया वाले कैसे पहुंच गए, वीडियो कैसे बन गया? क्लियर है। फिर और देखते हैं, तो ये मूल रूप से जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, और इलाहाबाद से फिर ये ट्रांसफ़र होके आए थे दिल्ली हाई कोर्ट, राइट। अब दिल्ली हाई कोर्ट आए थे तो इलाहाबाद में जब वहाँ पे इनका दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया, वापस भेज रहे हैं इनको, क्योंकि यहाँ इनकी जाँच शुरू हो गई है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो वकील हैं, उनका कहना है कि अगर किसी जज के घर में 15 करोड़ कैश मिल रहा है और फिर आप उसको हमारे यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहते भाई ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई कचरे की पेटी नहीं है कि आप हमारे यहाँ भेज रहे हैं ऐसे बुरे लोगों को जो करप्ट हैं, भ्रष्ट लोग हैं, उनको आप हमारे यहाँ भेज रहे हैं। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। सो देखिए, अब यहाँ पर ये मुद्दा आ गया कि क्या किया जाना चाहिए, और वीडियोज़ में है, देखो, मतलब अगर हम चीफ जस्टिस देखें संजीव खन्ना की अध्यक्षता में कॉलेजियम ने जब देखा, उन रिपोर्टों को समझा, फुटेज को देखा, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम तो करो कि इनको पहले तो ट्रांसफ़र करो, ठीक है। और फिर उन्होंने इस बात को भी कहा कि भाई देखिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है, हम तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक प्रक्रिया है, इसको नकदी से जोड़े ना। लेकिन जुड़ तो गया अपने आप, ठीक है। अब देखते हैं संसद में क्या हो रहा है। राज्यसभा के, आप जानते हैं जगदीप धनखड़ जी कौन है, राज्यसभा के, मतलब भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति। उन्होंने क्या कहा कि ये न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर चर्चा होनी चाहिए। मतलब जो मुद्दा बहुत सालों से था, दबा हुआ था, चर्चा नहीं होती थी कि न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार है, लोअर लेवल की भ्रष्टाचार की बात सब करते थे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो भ्रष्टाचार करते उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती थी। अब इससे चर्चा होगी। उन्होंने क्या कहा, यदि कोई राजनेता, अफसर या उद्योगपति होता तो तुरंत निशाने पे आ जाता, लेकिन ये जज है तो भाई कोई बात नहीं कर रहा है, मतलब न्यायपालिका कुछ कही नहीं रही है, ठीक है। सो यहाँ पर अब ये मुद्दा आ गया। और कपिल सिब्बल, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं, वे कहते हैं अब सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार की बात है उस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए, कैसे इस भ्रष्टाचार से बचाया जाए सिस्टम को। उसी तरह से रिटायर्ड जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को अनुमति देनी चाहिए। वो तो अगर नहीं दे रहे तो ये तो बहुत गलत बात है। फिर तो ऐसा हो जाएगा कि अगर मान लो कोई जज जाकर के किसी की हत्या कर देता है और सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई नहीं, जांच नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी, ये क्या बात है? तो कह रही तो बहुत गलत चीज है, ठीक है। तो वो सारी बातें आई हैं इसमें, ठीक है। रात को देखिए कितना, 14 मार्च की बात है, और 14 मार्च से, और ये बात कब खुल रही है, 21 को। तो इतने लंबे समय तक जो दबाया गया, तो जसदीप धनखड़ यही कह रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा कि इतना, मतलब जो लेट हुआ, घटना तुरंत सामने नहीं आई, इस बात पर चिंता है कि भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश हुई है। क्लियर है। सो देखिए ये सारी चीज़ें जो है अखबारों से मैंने उठाई हैं, तो मेरा अपना कुछ भी इसमें वो नहीं कि मेरा अपना कोई, हाँ। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे हम उस पर आते हैं। इन जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के? तो वो तो कोलेजियम के द्वारा। तो कोलेजियम सिस्टम क्या है, कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई, कोलेजियम कैसे काम करता है, और इस पर क्या डिस्प्यूट है, ठीक है। भारत में किसी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उसे हटाने की प्रक्रिया क्या है,
न्यायपालिका में हम अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता लाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, और बिना कोर्ट में जाए क्या झगड़े निपटाने के लिए कोई अल्टरनेटिव सिस्टम है। अब इन मुद्दों को हम लोग देखेंगे आज। क्लियर है? क्योंकि देखिए, हम न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पे तो अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप समझ जाइए कि उसी पे हम कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि अगर इन सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स जब हम बात करें जवाबदेही और पारदर्शिता की बात करें, तो वहाँ पे हम बात यही हो रही है कि जो खबर आई है तो क्यों नहीं वो सबके सामने सही तरीके से आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इन हाउस जांच चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जांच शुरू कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफ़र भी कर दिया है। मतलब कहीं ना कहीं तो है, बिना अगर धुआं कहीं दिख रहा है तो क्या बिना आग के धुआं होगा? नहीं होगा। तो इस बात को समझिएगा कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, तो यहाँ पे दाल कुछ काली लग रही है। तो हम उन मुद्दों पे बातचीत करेंगे जिससे कि न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया जा सकता है या दूर किया जा सकता है। मतलब दूर तो करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन नियंत्रित जरूर किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो चलिए हम शुरुआत यहीं से करते हैं। विजिबल है आपको सभी को, दिख रहा है प्रॉपर कि भाई कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो इसे समझते हैं, ये एक तरह का ऐसा समूह है जिसमें कि चीफ जस्टिस होते हैं और 4 अदर जजेस होते हैं, जो कि नियुक्ति करना किसी जजेस को और ट्रांसफर करना इस मुद्दे पे देखते हैं। ठीक है, तो अब देखें जरा क्या है भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की सिफारिश करना और जजों के ट्रांसफर की सिफारिश करते हैं। तो कितने लोग होते हैं इसमें? मुख्य न्यायाधीश होंगे, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, और 4 वरिष्ठ जज होते हैं इसमें। क्लियर है? तो उनका एक समूह होता है। अब आता है सवाल कि भाई ये आया कैसे, कॉलेजियम बना कैसे? तो देखिए, इस तरह की नियुक्ति की प्रक्रिया चलती थी, इसको चैलेंज किया गया, कोर्ट में कहा गया। तो 1981 की बात है, जब राष्ट्रपति ने कहा कि नियुक्ति में सरकार का अंतिम अधिकार होगा, जजेस को अपॉइंट करने में सरकार की अंतिम भूमिका होगी, तब मामला कोर्ट में जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरे में आते हैं तो कहते हैं भाई कॉलेजियम बनेगा। यहाँ पर ऐसे नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीजीआई और सीनियर जजों की सलाह अहम होगी, बिना उनकी सलाह के कोई भी नियुक्ति नहीं करेगा। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन किसकी एडवाइस पर करेंगे? कॉलेजियम की एडवाइस पर करेंगे। क्लियर है? फिर बाद में और हुआ 98 में कि कॉलेजियम में सीजीआई के अलावा 4 जजेस होंगे। ठीक है, मतलब सरकार चाहती थी कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसा हो, पूरी तरह से सरकार देखे, लेकिन स्वतंत्रता अगर बनाए रखनी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखना है, वो बिना दबाव के काम करें, तो जरूरी है कि उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हाथों में ना हो पूरी तरह से, उसमें न्यायपालिका की राय जरूर ली जाए। उसी तरह से उन्हें हटाने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन होनी चाहिए कि वे बिना भय के, बिना डर के काम कर सके, सरकार का कोई दबाव काम ना करे। सो अब देखते हैं कॉलेजियम कैसे काम करता है। तो हमने इस बात को समझा। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी को नियुक्त करना है तो 4 जजेस होंगे, वरिष्ठतम जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो टोटल ऐसे हो जाएंगे ये 4 + 1। चलिए अब और देखते हैं, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के जज के मामले में, सुप्रीम कोर्ट का ही हाई कोर्ट के जज के मामले में है, तो संबंधित हाई कोर्ट का कॉलेजियम, उसमें क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश + 2 वरिष्ठ जज होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट देंगे, पहले अनुमति देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट अंतिम मंजूरी देगा। तो हाई कोर्ट में भी एक कॉलेजियम होगा और सुप्रीम कोर्ट का भी एक कॉलेजियम होता है। ये ध्यान रखिए, दोनों तरफ, दोनों जगह पे होते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए सरकार को कोई नाम वापस भेजना, तो सरकार भेज सकती है, लेकिन अगर कोर्ट फिर से वही नाम भेजेगा तो उसको उसी व्यक्ति को जज बनाना पड़ेगा जिसको कि जजेस ने, कॉलेजियम ने जिसकी सिफारिश की है। अब देखते भाई इस पे आलोचना क्यों होती है। तो कहा जाता है कि जो सिस्टम है इसमें पारदर्शिता की कमी है। ठीक है, किन को चुना जाता है, कैसे चुना जाता है, तो इस पे ज़्यादा स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, ये पूरी तरह से जनता के हाथ में नहीं है, बल्कि किसके हाथों में है? कंट्रोल कौन करता है? जजेस करते हैं। और नेता कैसे आते हैं? जनता उन्हें चुनती है। मतलब अगर मान लीजिए कोई नेता ठीक से काम नहीं करेगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जो भी है उसको कम वोट मिलेंगे, हार सकता है, और उस व्यक्ति को हो सकता है अगले चुनाव में मौका ना मिले। लेकिन यहाँ पर क्या, इनकी नियुक्ति में जजेस का ही हाथ में है पूरी तरह से, कौन जज बनेगा, कौन जज नहीं बनेगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। राइट। अब देखिए क्या हुआ था, मोदी जी की सरकार जब आई थी 2014 में, इन्होंने कोशिश की थी कि कॉलेजियम को खत्म कर दिया जाए और बनाया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में क्या कहा कि ये असंवैधानिक है। ठीक है, ये असंवैधानिक है और इसे खत्म कर दिया गया। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। अब सवाल आता है कि भाई ये क्यों जरूरी था कॉलेजियम?
तो ये इसलिए ज़रूरी था कि अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उनकी नियुक्ति और उन्हें हटाने का जो तरीका है वो टफ बनाना पड़ेगा और नियुक्ति देनी पड़ेगी जजेस के हाथ में। क्लियर है? एक लिए, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसके कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती, पारदर्शिता कम हो जाती है और ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ये हो जाता है। अब आता है कि अगर किसी जज को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ता होगा। पॉलिटी की क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, किसी जज को अगर हटाना है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहा जाता है अंग्रेजी में। हालांकि इम्पीचमेंट शब्द अगर हम देखें तो हटाने के लिए किसको, राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे महाभियोग ना बोल के हम इम्पीचमेंट ही बोल रहे हैं इसमें। क्लियर है? सो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई जज है जिसे हटाया जाना है तो वो कैसे हटेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो यहाँ पे अनुच्छेद 124(4) और हाई कोर्ट का है तो 217, ठीक है, इनमें वो प्रक्रिया है, हटाने का तरीका दिया गया है। किन आधारों पे हटाया जाएगा, दुराचार, मतलब उसका मिसबिहेवियर कि उसने सही जो उसके लिए तय किया गया आचरण उसमें नहीं कर रहा है, या फिर उसको बोलेंगे कि वो कैपेबल नहीं है, ठीक है ना, उतना वो सक्षम व्यक्ति नहीं है। इसलिए तो ये दो आधार होते हैं कि वो अब सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहा है अपने जो उसकी ड्यूटीज़ दी गई हैं, या फिर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये जो आधार बनते हैं उन्हें। अब अगर हटाने की प्रक्रिया हम देखें तो ये क्या होगा कि संसद में, दोनों ही सदनों में कहीं भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा। अगर राज्यसभा होगी तो वहाँ 50 सांसदों का साइन होना चाहिए, लोकसभा है तो कितने 100 सदस्यों के साइन होना चाहिए उस पर जरूरी। फिर जिस भी हाउस में जाएगा वहाँ पे उसकी बनाई जाएगी कमेटी, जहाँ से शुरुआत हो रहा है। अगर मान लीजिए लोकसभा में तो स्पीकर, और राज्यसभा से हो रहा है तो वहाँ पे सभापति जो हैं वो एक कमेटी बनाएंगे, और इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे। एक तो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, एक होगा हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का एक चीफ जज होगा, और एक होगा एमिनेंट ज्यूरिस्ट, एक विख्यात विधिवेत्ता जिसे कानून का बहुत अच्छे से नॉलेज हो। अभी जो समिति है, जो भी इस पे आरोप लगाए जाएंगे जज पर, उसकी जांच करेगी, उसकी जांच करती है, और अगर वो जांच सही पाए जाते तो वो रिपोर्ट कहाँ जाएगी, संसद में। अब वो संसद में जाएगी और दोनों सदनों पे होगी फिर वोटिंग, ठीक है, दोनों सदनों पे 2/3 बहुमत से पास होता है, ध्यान रखिएगा, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग इसमें वोटिंग होगी, और दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। अगर मिल जाता है, पास हो जाता है, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, और राष्ट्रपति जी अगर साइन कर देंगे तो जज को हटा दिया जाएगा। ये है प्रक्रिया। अब देखिए अब तक कितने जज हटाए गए हैं, तो अब तक भारत में एक भी जज नहीं हटाया गया है इस प्रक्रिया को पालन करते हुए। मौका ही नहीं मिल पाया, मतलब मौका मिला एक बार लेकिन पास नहीं हो पाया। अब देखिए क्या हुआ, देखिए क्या होता है, एक जज थे जस्टिस वी रामास्वामी, उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, राइट। और ये कहाँ पर थे, कौन थे, तो हम बात करेंगे 1989 की, जब ये पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट में थे, तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए जाते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। उस पैसे से उन्होंने महंगे फर्नीचर, कारपेट, पर्दे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा है इन्होंने, और अनुचित खर्च दिखाए हैं, मतलब इन्होंने इस्तेमाल पर्सनल यूज़ के लिए, लेकिन दिखा दिया कि ऑफिस के यूज़ के लिए ले रहे हैं, तो गलत तरीका दिखाया। अब ये क्या हुआ, सीएजी की रिपोर्ट में आरोप लगाया गया, उसे सही पाया गया, मतलब इन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ें की जा रही हैं, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बात निकल के आती है। फिर क्या हुआ, संसद में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बार हो रहा था कि संसद में प्रक्रिया शुरू हो। 1993 में लोकसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, एक जांच समिति गठित की जाती, 3 सदस्य हैं, वो मानती कि इन्होंने कदाचार किया, दुराचार किया है, ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। अब क्या होता भाई, वोटिंग होगी, तो लोकसभा में वोटिंग होती है, 398 मेंबरों में से सिर्फ 196 लोगों ने वोट किया। तो क्यों नहीं किया, 205 जो कांग्रेस के सांसद से उठ के ही बाहर चले गए, वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। क्लियर है? तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास नहीं पता, अर्थात ये प्रस्ताव गिर गया। अब देखिए तो क्या हुआ, अब आप ध्यान रखिए, जस्टिस वी रामास्वामी का नाम याद रखिएगा कि एक ही हैं। तो महाभियोग विफल हो जाता है और जस्टिस रामास्वामी को नहीं हटाया जाता है, इन्हें पदोन्नति मिलती है, ये चले जाते हैं कहाँ पर, बाद में सुप्रीम कोर्ट, और बाद में ये खुद ही इस केस के बाद फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें भी लग रहा था कि भाई लोगों के बीच में तो बात होगी, तो खुद ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया।
इस केस का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ से कुछ बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो अगर देखें तो जजेस को हटाना मुश्किल है प्रक्रिया, और ऐसा क्यों किया जाए, ताकि जजेस ईमानदारी से बिना डर के अपना काम कर सकें। और देखिए इसमें क्या दिखता है कि राजनीतिक पार्टियां अगर चाहें तो वो अगर किसी जज को सपोर्ट कर रही हैं तो क्या होगा, उस जज को हटाना मुश्किल है। जैसे कांग्रेस के 205 सांसद वॉक ओवर कर गए, उठ के चले गए, बैठे ही नहीं, प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। और क्या पता चलता है कि भाई देखिए न्यायपालिका में सुधार की ज़रूरत है, ये बातें अब चलने लग गई कि भाई इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, ये सब बातें होने लग गई। सो अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका को जवाबदार कैसे बनाया जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि न्यायपालिका में सुधार हो सके। तो अब हम देखते हैं यहाँ से इस मामले के बाद से बहस तेज हो जाती है, फिर लोग बात करना शुरू कर देते हैं। तो क्या किया जा सकता है न्यायपालिका को जवाबदेह बनाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, इन सब मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे तो आएगा कि भाई जजेस की क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट का तरीका है इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए। क्लियर है, कैसे कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई मूल्यांकन के मानक तय करने चाहिए कि भाई किन आधारों पर किसी व्यक्ति को जज बनाया जाए, और ये लिखित में होनी चाहिए सारी चीज़ें। क्लियर है, एक तो ये मतलब एक तरह से परीक्षा वाली बात करने लग जाते हैं। फिर आता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि 2014 में लाया गया। तो 2015 में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया कि भाई इससे जुडिशली की जो इंडिपेंडेंस है वो प्रभावित होगी। लेकिन इसमें सुधार करके दोबारा लाया जा सकता है इस सिस्टम को। और क्या किया जाना चाहिए कि इनकी नियुक्ति में लोकसभा और राज्यसभा की कोई कमेटी आनी चाहिए, जिससे कि और ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे, तो ट्रांसपेरेंसी की संभावना रहेगी कि भाई इतने लोगों को तो साथ नहीं पाए, 1 2 3 लोगों को तो साथ सकता है कोई भी। ठीक है, तो ये है। और फिर इसमें नेता भी घुस जाएंगे, तो जजेस के अलावा वो भी होंगे, तो ये अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको लग रहा होगा ये अजीब सी बात है, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म होगी। मैं आपको जापान का एग्जाम्पल दूंगा। जापान में तो उनको जनमत संग्रह कराना पड़ता है जजेस को, अगर अपना टर्म बढ़ाना है, दोबारा दूसरा कार्यकाल चाहिए, जनता की वोटिंग होती है। अब आप सोच के देखो, अब अपने यहाँ जनता वोट करने लग जाए तो सारे जजेस बाहर हो जाएंगे, सोच के देखिए। क्लियर, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में भी तो ये कहा जा रहा था, हालांकि उन्होंने वो जिस जगह का उनको चेयरमैन बनाया जा रहा था उन्होंने स्वीकार नहीं कर लेते तो मामला बिगड़ जाता। सब कहते कि भाई इन्होंने मोदी गवर्नमेंट के फेवर में कई डिसीजन लिए, इसलिए मोदी जी इनको उसके बदले में दे रहे हैं कुछ, यही बात होती। तो अब देखते हैं और क्या होना चाहिए। जजों की संपत्ति का जो ब्यौरा उसे पब्लिक करना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए, तो इसको बोलेंगे एसेट डिक्लेरेशन होना चाहिए। हर साल जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें और क्या करें, सार्वजनिक करें, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी इनकम है, पूरा ब्यौरा करें। इससे क्या होगा, जनता का भरोसा बढ़ेगा, जनता को लगेगा भाई ये भ्रष्ट है कि नहीं है, पता चल जाएगा कितने गुना संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, तो जनता अनुमान लगा लेगी भाई तुम कर क्या रहे हो, जजीज तो हो, तो कहाँ से इतनी संपत्ति बढ़ गई, सोचने वाली बात है। तो एक तो ये पता चलेगा। इसके अलावा जजेस के प्रति जो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आती, तो इसके लिए मैकेनिज्म बनना चाहिए। ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र बनाया जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति, आम आदमी, वकील या किसी संगठन को जज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का अधिकार होना चाहिए। आज क्या है, शिकायत करानी है तो कहाँ पहुँचो, संसद। संसद में जब आपके पास उतने सदस्य हो, मिनिमम 50 चाहिए राज्यसभा के सदस्य, क्या 50 सदस्य को जुटा पाता है कोई, नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। देन इसके अलावा एक अलग से जुडिशियल काउंसिल बनाई जानी चाहिए स्वतंत्र, जो कि जांच वगैरह करे। और देखिए क्या करना चाहिए, इसके अलावा जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई तेज होनी चाहिए, स्पीडी जस्टिस होना चाहिए, केस मैनेजमेंट। अगर सुनवाई जल्दी से होगी तो लंबे समय तक नहीं चलेंगे, तो लोग भ्रष्टाचार की तरफ जाएंगे ही नहीं कि हमारे फेवर में डिसीजन दे दो, मामले को लटका के रखो, मामले को जल्दी करो, भाई तय समय में खत्म करना है केस, ये तय हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की संख्या, मतलब जहाँ पे मामला आता है जल्दी से खत्म करने के लिए। ठीक है, जल्दी से सुनवाई की समय सीमा तय हो कि भाई अगर ये मामला आया तो इसको 1 साल में ख़त्म करना, 6 महीने में ख़त्म करना, ये होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ई कोर्ट्स और डिजिटल सिस्टम को बनाए और अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि केस जल्दी निपट सके। क्लियर है, जिस चीज़ से बच रही है न्यायपालिका ने अब तक अपने सूचना का अधिकार लागू नहीं किया, तो इन्होंने कहा भाई सूचना का अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका को भी लाना चाहिए। भाई न्यायपालिका को भी तो अकाउंटेबल बनना चाहिए ना। तो जब सरकार के लिए हम कहते हैं कि सरकार के विरुद्ध जनता को सूचना का अधिकार है, तो भाई न्यायपालिका के विरुद्ध क्यों नहीं है, होना चाहिए। तो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन।
चलिए, देन इसके अलावा कोई भी नागरिक जजेस से जुड़ी कोई भी उनकी नियुक्ति, ट्रांसफ़र, कहाँ वो पैसे खर्च करते हैं, इसकी जानकारी मांग सकता है। इस बात का अधिकार दे देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जजेस के ऊपर एक प्रेशर है कि भाई जनता भी हमसे सवाल कर सकती है, तो लोगों को अपना आचरण पर ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा। फिर आता है कि जजेस के परफॉर्मेंस की समीक्षा की जानी चाहिए कि आखिर ये काम कैसा कर रहे हैं, इन्होंने 6 महीने में कितने केसेस निपटाए हैं, किस तरह के केसेस किस नेचर के थे, तो उस सब क्या देखना चाहिए। तो जजेस के फैसले की गुणवत्ता और समय सीमा का मूल्यांकन कि इन्होंने डिसीजन कैसे दिए और कितने जल्दी दिए, तो ये सब होना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से इंटरनल रिव्यू मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि भाई एक आंतरिक हमेशा इनके, ताकि परफॉर्मेंस की जांच की जा सके। और क्या करना होगा, पुराने कानून को हटाया जाए और नए कानून जो है या सुधार वाले कानूनों को लागू किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, आप जानते हैं कई जगह पे हाई कोर्ट्स में सिर्फ इंग्लिश चलती है। जैसे हरियाणा में, पंजाब में पंजाबी नहीं चलती, वहाँ इंग्लिश चलती है सिर्फ। मतलब जो इंग्लिश नहीं जानता उसके लिए तो हाई कोर्ट में जाना मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वहाँ इंग्लिश चलती है, मतलब हिंदी चल जाती है, लेकिन ज़्यादा जोर जजेस का कह पे आता है इंग्लिश में दो। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी समस्या होती होगी। मध्य प्रदेश इस मामले में ठीक है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी और हाई कोर्ट में भी हिंदी चलती है, आम आदमी समझ तो पाता है। तो अब देखिए, न्याय प्रणाली को क्या करना चाहिए, आम आदमी की भाषा में सरल और सुलभ बनाया जाना चाहिए। अरे जब इस देश में इंग्लिश का उतना अच्छा ज्ञान नहीं हो, फिर न्यायिक भाषा वो तो और भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लोगों की भाषा में देना चाहिए। फिर आता है, देखिए एक बार क्या हुआ, 2010 में एक आया जजेस के लिए अकाउंटेबिलिटी बिल आया कि उनकी जवाबदेही तय करें, लेकिन ये लाया तो गया लेकिन अभी तक पास नहीं हुआ। ठीक है, तो संसद में ये पास अब तक नहीं हो पाया। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये समस्याएं हैं, तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल तरीका है कि हमें कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा भाई, जैसे लोक अदालतें हो गई या अन्य कई तरीके, मध्यस्थता के तरीके हो गए। तो देखिए क्या है, ताकि आप कोर्ट के ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, तो क्या करें, मीडिएशन, कि भाई दोनों पक्षों को बुलाया जाए किसी तीसरे व्यक्ति के सामने और दोनों को बैठाल के बातचीत करा के मामले को ठंडा किया जाए, मामले को ख़त्म किया जाए, समझौता। फिर होगा सुलह, ठीक है, कि दोनों पक्षकारों के बीच में दोस्ताना माहौल में सुलह करा दी जाए ताकि भाई झगड़ा आगे ना बढ़ाया जाए। फिर है तीसरा पक्ष आर्बिट्रेशन की पंचायत करा दी जाए कि वहाँ पे दोनों जाएं और जो भी निर्णय हो पंचायत निर्णय दे दे उनके बारे में। और है कि भाई केस दर्ज होने से पहले ही कोई समझौता कर लेना। ये सारे विकल्प हैं और आज भी चल रही हैं ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से केसों को कम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, वे कहते हैं कि भाई इसके अलावा लोक अदालतों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म और लोक अदालत बना देते हैं तो क्या होगा, जो करोड़ों केस लंबित है, 4 करोड़ से ज़्यादा केस लंबित हैं के कोर्ट में, वो कम हो जाएंगे। इतने जो सालों साल चलती रहती तारीख पे तारीख, वो ख़त्म हो जाएगी और गरीब आदमी, आम आदमी को तेज़ी से न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। और क्या होगा, कोर्ट का बोझ भी कम हो जाएगा, तो गांव-गांव में सस्ता और जल्दी न्याय मिल पाएगा। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पे दुनिया के कुछ एग्जाम्पल्स कि वहाँ पर किस तरह से जजेस को अकाउंटेबल बनाया गया, जुडिशरी को, और यहाँ पे रिफॉर्म्स कैसे किए गए। अब अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, जिससे कि एक ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, प्रोसीजर चलता है। और वहाँ पे लोग, उनकी समीक्षा भी संभव है कि अगर उनके विषय में क्या होगा, रिव्यू किया जाएगा, चीज़ों को देखा जाएगा। इसके लिए अगर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में क्या है, जजों की नियुक्ति अगर की जाती है तो उस समय भी सीनेट वहाँ से उनसे सवाल जवाब कर सकती है। वहाँ की सीनेट मतलब संसद। और क्या है, जजों के लिए वहाँ पे एक काउंसिल है कि अगर जजेस का आचरण अच्छा नहीं पाया जाता तो जांच करेगी कौन सी, एक जुडिशियल काउंसिल। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा कनाडा की बात करें तो यहाँ पर पब्लिक कंप्लेंट प्रोसेस है, मतलब जनता भी उनकी शिकायत कर सकती है। ठीक है, और जजेस का क्या होता है, पब्लिकली उनका मूल्यांकन होता है। ठीक है, जनता देखती है कि भाई इन्होंने कितने केस देखे, किस तरह के केस देखे, किस तरह के मामलों में रहे। और देखिए ऑस्ट्रिया में क्या करती है, यहाँ पर भी जुडिशियल कमीशन है जो कि इनके काम की जांच करता है और परफॉर्मेंस और आचरण की जांच भी की जाती है कि भाई कैसा काम कर रहे हैं। जापान में तो बड़ी कमाल की चीज़ है, जज को हर 10 साल में जनता से मत लेना पड़ता है।
जब जनता से मंजूरी लेंगे तब वो आगे जज के तौर पे काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मुझे बहुत बढ़िया काम लगा कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज हर 10 साल में जनमत संग्रह कराया जाता है, और तब जनता मतलब इतनी जागरूक, उनको पता है कि इन्होंने किस तरह के डिसीजन दिए, क्या किया इन्होंने। सो जनता वहाँ पर तय करती कि जजेस काम करेंगे या नहीं। अब इन सारी चीज़ों से अगर हम देखें तो भारत में क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, जुडिशियल कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जा सकती है भारत में। और क्या कर सकते हैं, जजेस की संपत्ति के डिक्लेरेशन की बात की जा सकती है, और केस निपटाने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है कि अगर ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो भारत में क्या होगा, जजेस को अकाउंटेबल बनाया जा सकेगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। क्लियर है? तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है, ये आपको ऐसे में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। और जस्टिस रामास्वामी वाला या राज्यसभा के कितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं, लोकसभा के कितने करते हैं, 217 आर्टिकल, 124 आर्टिकल, जो ये आप याद रखें, ठीक है। ये प्रीलिम्स में हो जाएंगे और कुछ जो टॉपिक बताए वो मेंस में आएंगे और बाकी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। आप अपने सुझाव दें, निबंध में भी आ सकता है इस तरह की चीज़ें। क्लियर है? और अन्य देशों के एग्जाम्पल के साथ आप अपने ऐसे में लिख सकते हैं, आप किसी को बता भी सकते हैं अपने इंटरव्यू में। तो इस तरह से एक जो घटना घटी दिल्ली में, उसने उन बातों को फिर से हवा दे दी कि जो भारत में भ्रष्टाचार का मुद्दा जजेस का जो चल रहा था कि जजेस अकाउंटेबल नहीं है उतने, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात यहाँ पर निकल के उभर के आई। तो ध्यान रखें कि जस्टिस वर्मा, जो यशवंत वर्मा हैं, उनके घर से जो नकदी मिली उससे एक अलग ही बहस छिड़ गई फिर से इस देश में कि कैसे जो भ्रष्टाचार है जजेस के बीच का उसे खत्म किया जाए। ठीक है? और फिर से बात होगी कि कॉलेजियम की जगह क्या किया जाए, नियुक्ति में फिर से सरकार की भी या नेताओं की या सदनों की भूमिका हो। अब ये कुछ नए मुद्दे निकल के आएंगे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, आपने इतने पेशेंटली मेरी बातें सुनी। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे, 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। आप संस्थान की साइट खोल करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जब भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और अगर आपको कुछ और भी चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो भी समझ जाएंगे कि क्या टॉपिक है। और खबर ये है, लेकिन हमने इस खबर के अंदर की खबरें पकड़ी हैं जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले दिन अगली क्लास में।